हेलो हेलो वीडियो देखने वालों। तो यार आज हम ना अपना कोर्स लेकर आए हैं जम्मू यूनिवर्सिटी की पेपर प्रेजेंटेशन के ऊपर। मैंने पहले एक शॉर्ट वीडियो जरूर डाला था, लेकिन यार मुझे लगता है कि उसमें ना साउंड इफेक्ट इतना फास्ट था, बहुत सारों को पता नहीं लगा होगा। हालांकि उसको थोड़ा बहुत प्यार मिला है, लाइक्स मिले हैं, व्यूज मिले हैं, लेकिन ना मेरे को ना वो मजा नहीं आया काम करने का, क्योंकि मैं ना बहुत ही वो आप सुनते हो ना यूट्यूब पे सॉन्ग्स, रिवर्ब सॉन्ग्स बहुत आस्ता आस्ता चलता है और बहुत ज्यादा मतलब कि फैलाकर रायता फैलाकर रायता प्रस्तुत करता है आपके सामने। मैं उस टाइप का आदमी हूँ यार। तो इसलिए ना मेरे को वो मजा नहीं आता छोटी वीडियो का। मेरे को ये लगा था कि एक बड़ी वीडियो बनाएंगे, एक एक्सपेंडेड वीडियो बनाएंगे और वो प्रेजेंट करेंगे अपने स्टूडेंट्स के सामने। तो आज वो लेकर मैं आपके सामने आ चुका हूँ। तो देखिए मैं बताता हूँ पेपर प्रेजेंटेशन का रोल क्या है। ठीक है, पहले ना इसकी गणित समझिए, उसके बाद आपको बताएंगे प्रेजेंट कैसे करना है एग्जाम को। ठीक है। मेरे भाई, जम्मू यूनिवर्सिटी में आपने 6,000 7,000 की एडमिशन करवाई है, तो उसका वर्थ इट कब है कि आप डिग्री लेके जाएं। डिग्री लेने के लिए आपने एडमिशन करवाया है ना, तो डिग्री लेके जाएं, तभी वर्थ इट आपका वो 6,000 7,000 रुपया जो आपके पेरेंट्स ने डिपॉजिट किया हुआ यूनिवर्सिटी के अकाउंट में। तो मैं आपको सीधी बात बताता हूँ, जम्मू यूनिवर्सिटी का एग्जाम्स इज इक्वल्स टू द प्रेजेंटेशन है। सर इसका ये मतलब नहीं है कि प्रेजेंटेशन ही सब कुछ है, ना 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 ना। पेपर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कंटेंट ही रहता है। कंटेंट सुप्रीम है। लेकिन कहीं ना कहीं बाय चांस जम्मू यूनिवर्सिटी में आपको प्रेजेंटेशन बहुत ज्यादा हेल्प करती है। आई थिंक 60 to 70% सारा रोल जो होता है वो प्रेजेंटेशन का होता है। ठीक है जी। तो ये चीज आपने समझनी है कि आपके मार्क्स को भी बढ़ाना है। आप कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको सिर्फ पास भी करवाना है, तो यहाँ पे रोल प्ले करती है प्रेजेंटेशन, पेपर की प्रेजेंटेशन। अब मैं आपको बताता हूँ किस किस सेमेस्टर में क्या क्या चांसेस रहते हैं और कहाँ कहाँ पे अच्छी प्रेजेंटेशन यूज करने की जरूरत है। देखिए फर्स्ट सेमेस्टर है, आपको पता है यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या होते हैं, वो ज्यादा होते हैं। ठीक है नहीं। प्लस यहाँ पे एक सेकेंड सेमेस्टर है, यहाँ पे भी सेम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होते हैं। जितने फर्स्ट में होंगे उतने सेकंड के भी पेपर देंगे। फिर आता है थर्ड सेमेस्टर। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे छन्नी से कुछ लोगों को पुन दिया जाता है, तो ना छन्नी चाहे पुन्नी होती है छन्नी से, तो कुछ छन्नी से कुछ लोग निकाल कर बाहर कर दिए जाते हैं थर्ड सेमेस्टर में। तो मैं आपको बताऊं यहाँ पे आपके फेल होने के चांसेस जो होते हैं ना, वो 60 to 70% होते हैं। यहाँ पे भी सेम रहता है एज फर्स्ट। यहाँ पे थोड़े बहुत आपके चांसेस हल्के फुल्के हो जाते हैं। हल्के फुल्के हो जाते हैं मतलब कि आप 45 to 55% आपके चांसेस रहते हैं फेल होने के। तो एक चीज तो ये आ गई, और दूसरी चीज ये आ गई फर्स्ट सेमेस्टर में, थर्ड सेमेस्टर में और फिफ्थ सेम में जो ऑड नंबर ऑफ सेमेस्टर्स होते हैं ना, इनमें आपके चांसेस काफी ज्यादा हाइक पे रहते हैं फेल होने के। तो सर प्रेजेंटेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल करती है आपको फेल होने से बचाने को। ठीक है ना। तो इसलिए मैं ये कोर्स लेकर आया हूँ। तो देखिए मैं आपको अपनी कहानी बताता हूँ ना भाई साहब। फिफ्थ सेम में मेरा एग्जाम था 2019 को, जो नवंबर दिसंबर सेशन होता है ना, जो नवंबर दिसंबर सेशन होता है, इसमें मेरा एग्जाम था। मैंने और मेरे दोस्त ने प्रिपरेशन की। ठीक है, इंग्लिश का एग्जाम था। इंग्लिश का एग्जाम था। मैंने और मेरे दोस्त ने प्रिपरेशन की, तैयारी की, क्वेश्चंस बनाए और 2 से 3 बार क्वेश्चंस बनाए इंग्लिश के। एक तो मटेरियल बहुत मुश्किल से हमको मिला था, तो इसलिए मैं तो आपको यही सजेस्ट करता हूँ कि इंग्लिश आप ना ही रखें। फिफ्थ सेमेस्टर में अगर आपको चांस मिलता है ना इंग्लिश छोड़ने का, तो आप इंग्लिश छोड़ दीजिए। इंग्लिश के बजाय आपने कुछ लेना है, तो सर साइकोलॉजी जेनरिक बहुत जबरदस्त सब्जेक्ट है। मैं पढ़ाऊंगा इस सब्जेक्ट को, बहुत ही जबरदस्त सब्जेक्ट है आपके लिए। तो साइकोलॉजी जेनरिक ले लीजिए, जबरदस्त है। और ना आज के टाइम पे करंट सिनेरियो जो चल रहा है ना, उसी तरह से है कि जिस तरह से आप फ्लिपकार्ट से शॉपिंग कर रहे हैं ना, कंज्यूमर बिहेवियर है उसमें, कंज्यूमर बिहेवियर है कि लोग दुकानों में जाना कम कर गए हैं, आजकल ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं, तो कंज्यूमर का बिहेवियर पढ़ना उसमें मैं पढ़ाऊंगा, जबरदस्त पढ़ाऊंगा। नोट्स मिलेंगे, 1 नंबर के नोट्स मिलेंगे।
और मैं 2 या 3 दिन में कोशिश करूँगा आपको नोट्स भी आपके अपने जो नोट्स हैं, उनका सैंपल भी आपके सामने प्रेज़ेंट करूँ, ठीक है? बहुत टाइम हो गया, मेरी भी कुछ लिमिटेशंस थी, मैं भी किसी और काम में बिज़ी था, तो इसीलिए मैं नोट्स प्रेज़ेंट कर नहीं पाया। हैंड रिटन नोट्स इतना मज़ा आता नहीं है, प्रिंटेड नोट्स ला रहे हैं, ज़बरदस्त नोट्स ला रहे हैं और कलर नोट्स ला रहे हैं। पीडीएफ वर्ज़न में आपको अवेल करवाएँगे और कम से कम कॉस्ट में आपको मिल जाए, ऐसी हम कोशिश करेंगे। ये 200-250 की जो बुक्स आपको मिल रही हैं, 300 के आपको गाइड्स मिल रहे हैं, बट नॉट वर्थ इट, है ना? क्योंकि उसमें आपको बताया थोड़ी है कि पेपर को प्रेजेंट किस तरह से करना है, कितने नंबर में कितना लिखना है, कितने नंबर में कितना नहीं लिखना है। तो ये नोट्स ही होते हैं ना, टीचर के नोट्स, यही तो चीज है, वो आपको हर चीज बताएंगे। तो वो चीज भी हम लाएंगे। तो मैं आपको बताता हूँ, मैंने फिफ्थ सेमेस्टर में 2019 में नवंबर और दिसंबर में तैयारी की, इंग्लिश की तैयारी की और क्वेश्चंस बनाए। और आप यकीन नहीं मानोगे, नेक्स्ट डे जब एग्जाम आया तो सेम पूरा जो क्वेश्चंस हमने घर पे बना के गए, जितने हम पढ़ के गए उतने ही क्वेश्चन सेम टू सेम। उससे पहले का हमने प्रीवियस ईयर पेपर पढ़ा था, एक ही पेपर था हमारे पास था अवेलेबल, हमने वही तैयारी की और उस पेपर को हमने घर पे 2 से 3 बार बनाया। मॉर्निंग सेशन, आफ्टरनून सेशन और इवनिंग सेशन में बनाया। उसके बाद सुबह एमसीक्यूज आते थे 15 नंबर के, ठीक है, इंग्लिश में फिफ्थ सेमेस्टर में अभी भी सेम पैटर्न होगा, देख लेना। 15 मार्क्स के जो एमसीक्यूज आते थे वो भी हम पढ़ के गए, फिलिप्स और एमसीक्यूज आते थे। सर, जब हम एग्जाम हमने देखा, ठीक है, एक दूसरे को देखा और स्माइल पास की, एक दूसरे को देखा और स्माइल पास की कि जबरदस्त, जो पेपर पढ़ा है वही पेपर हम आया हुआ है, ठीक है। तो वहां पे पेपर बनाया और हमने ना एक दूसरे से चेप के लिखा भाई। मतलब एक तो होता है फोटो कॉपी करना, हमने फोटो कॉपी नहीं की, इतना चेपा कि प्रिंट कॉपी निकल गई वो तो, समझो, ठीक है, प्रिंट हो गया वो तो, कलर प्रिंटिंग। इतना चेपा, और हमने बाहर आए, एग्जाम के हॉल के बाहर आए, एक दूसरे से बात की कि भाई साहब 80 मार्क्स क्या है ना। मैंने बोला 72 तो आएंगे ही आएंगे, ठीक है, 72 तो आएंगे ही आएंगे। वो बोलता है यार लैंग्वेज का पेपर है, मार्क्स कटते हैं। मैंने बोला 20 काट लेंगे यार, लिखा तो परफेक्ट है, 60 आएंगे ही आएंगे। फिर रिजल्ट आया, रिजल्ट में सर इतना जबरदस्त हमने पेपर किया हुआ है, ठीक है, रिजल्ट आया, मेरे आए 21, उसके आए 17, ठीक है। और मैंने ना जैसे ही 21 देखे, मैंने ठोक बजा के रिवेल किया, ठोक बजा के रिवेल किया। और इसने रिवेल नहीं किया था, हाँ मैंने रिवेल किया। मेरे सर रिवेल के बाद मेरे हो गए 17 नंबर, ठीक है। उन्होंने से 21 में से 4 और काट दिए, मेरे 4 और काट दिए। अब मुझे नहीं पता क्यों काटे। फिर बाद में मुझे समझ आया कि हाँ, मेरी पेपर प्रेजेंटेशन इंग्लिश की इतनी अच्छी नहीं थी, मेरी पेपर प्रेजेंटेशन इंग्लिश की इतनी अच्छी नहीं थी। जबकि मैं बाकी जो सब्जेक्ट थे ना, टेक्निकल सब्जेक्ट, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, इनको जबरदस्त तरीके से प्रेजेंट कर रहा था, इंग्लिश को प्रेजेंट नहीं कर रहा था मैं जबरदस्त तरीके से। तो यहाँ पे मैं, फिर तो चलो मास प्रमोशन हुआ, मेरा मेरा एयर वेस्ट नहीं हुआ, मास प्रमोशन हो गया था, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट भी किया यूनिवर्सिटी में जाके, फिर हमको मास प्रमोशन मिल गया था, क्योंकि कोरोना आ गया था और एयर वेस्ट नहीं हुआ। तो ठीक है, मैं आपको अब समझाता हूँ प्रेजेंटेशन क्या है। सर आंसर में पता क्या है, मैं आपको बताता हूँ। आप 12th तक जो चीजें पढ़ के आ गए हो ना, उनको आपसे लेना देना कोई नहीं है यूनिवर्सिटी वालों को। यूनिवर्सिटी में आप हो गए हो प्रोफेशनल्स, यू आर बीइंग प्रोफेशनल टू द स्टडी, पढ़ाई के लिए आप प्रोफेशनल हो गए हो, ठीक है। अब आप पढ़ाई के प्रो हो भाई साहब, आप ग्रेजुएशन में हो। तो यहाँ पे आपने आंसर कैसे प्रेजेंट करना होता है, 3 फॉर्मेट में, इंट्रो पार्ट जिसको इंट्रोडक्शन बोलते हैं, फिर उसके बाद आता है आपका मेन बॉडी पार्ट, मेन बॉडी ऑफ आंसर, उसके बाद आपका आता है कंक्लूजन पार्ट। ये आपने सुना होगा, बहुत सारे बच्चे जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे होते हैं ना, उनको समझाया जाता है कि आपका पेपर प्रेजेंटेशन, आंसर प्रेजेंटेशन इस तरह से होनी चाहिए, इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी और कंक्लूजन। तो सर ये सबके लिए लागू है, जरूरी यूपीएससी वालों के लिए नहीं, ठीक है। तो इसमें आपने क्या किया, इंट्रोडक्शन क्या है, मेन बॉडी क्या है और कंक्लूजन क्या है, मैं आपको समझाता हूं। देखिए, आपको एक क्वेश्चन आया, डिफाइन फलाना ढिमका, ठीक है, ये आ गया एक क्वेश्चन। और आपको अदर पार्ट ऑफ क्वेश्चन क्या आया, राइट नेचर एंड स्कोप ऑफ फलाना ढिमका, ठीक है जी।
इसमें आप इंट्रोडक्शन में लिखने लग जाओगे, जो आपको बुक आपको आपके पास अवेलेबल होगी उस पे ना इतना लंबा चौड़ा लिखा होगा, इतना लंबा चौड़ा लिखा होगा। और आप सब ना ये लिखोगे, फिर उसके बाद उसकी डेफिनेशंस लिखोगे स्कॉलर्स के द्वारा। स्कॉलर्स का नाम लिखना ही लिखना है। मेरे को बहुत सारे बच्चे पूछते हैं, सर स्कॉलर का नाम जरूरी है क्या? स्कॉलर का नाम लिखना ही लिखना है आपके। यू नो, स्कॉलर के नाम के साथ डेफिनेशन लिखी होगी ना, तो एक वेटेज आपके आंसर को वहीं पे मिल गई। ठीक है, तो स्कॉलर का नाम लिखना ही लिखना है। तो फिर उसके बाद आप लिखोगे डेफिनेशन का निचोड़। डेफिनेशन का निचोड़ भी लिखना होता है। तो सर आप यहाँ पे ही गलत चले गए। मैं आपको बताता हूँ, इस तरह के क्वेश्चंस में सबसे पहले आपने ना अपना मटेरियल देखना है। ट्रस्ट यूर टीचर। अपना मटेरियल देखिए, आपके टीचर ने आपको मटेरियल कितना दिया हुआ है। आपके टीचर ने आपको डेफिनेशन का मटेरियल कम दे रखा है, और आपके टीचर ने आपको इस चीज का, अदर पार्ट ऑफ क्वेश्चन का मटेरियल ज्यादा दे रखा है। तो ट्रस्ट यूर टीचर। तो यहाँ से ही आप 15 नंबर का क्वेश्चन आया ना, आप यहीं से बना लो कि 3 नंबर की डेफिनेशन आई है मुझे। ठीक है, जो कि मुझे 70 to 80 वर्ड्स में प्रेजेंट करनी है। और बाकी मेरे को जो है अदर पार्ट ऑफ क्वेश्चन 400 वर्ड्स में प्रेजेंट करना है। ठीक है, ये 12 नंबर का है। अब अपनी कलम उठाइए और जबरदस्त तरीके से सॉल्व कर, आपने बना लिया, एनालिसिस कर लिया ना, अब अपनी कलम उठाइए और जबरदस्त तरीके से चेपने लग जाइए भाई साहब। ठीक है, आपने क्या करना है, इंट्रोडक्शन पार्ट में, जैसे अगर उस फलाना डिमके का ये होगा ना, इज टेकन फ्रॉम ग्रीक वर्ड फलाना, है ना, इसका मतलब ये है, बस उतना लिखा। अगर उसमें वो चीज है, अगर नहीं है तो वो तो आप क्वेश्चन के हिसाब से मैं आपको नोट्स में बता ही दूंगा। अगर उसमें वो चीज है कि दिस वर्ड इज टेकन फ्रॉम द ग्रीक वर्ड फलाना विच मीन्स दैट, दैट्स इट। फिर उसके बाद लिखना है फॉलोइंग्स आर द डेफिनेशंस गिवन बाय स्कॉलर्स। फॉलोइंग्स आर द डेफिनेशन गिवन बाय स्कॉलर्स। ठीक है, फिर यूं करो, नंबर 1 अकॉर्डिंग टू डैश, नंबर 2 अकॉर्डिंग टू डैश, दो के कॉमास के बीच में, रोटेट कॉमास के बीच में डेफिनेशन ठोक दीजिए। ठीक है, ये इंट्रोडक्शन पार्ट में बता रहा हूं मैं आपको। फिर नीचे लिखिए इन दोनों डेफिनेशन का ठोका पिटा चीज, इन डेफिनेशन से जो निचोड़ के चीज निकली वो लिखिए। दस, जो भी क्वेश्चन है डिफाइन करने को बोला हुआ है, दस फलाना डिमका मीन्स, फलाना डिमका मीन्स, और ये 2 से 3 लाइन में प्रेजेंट कर लीजिए, 2 से 3 लाइन्स में प्रेजेंट कर लीजिए। आप यकीन मानेंगे आपके 1.5 पेज भी फुल हो गया, प्लस 70 से 80 वर्ड्स भी फुल हो गए, प्लस आपने 3 नंबर तो सिक्योर कर ही लिए इस क्वेश्चन से। ठीक है, अब इंट्रो पार्ट आपका खत्म हो चुका है। अब आपका इंट्रो पार्ट खत्म हो चुका है, अब आप आए हैं मेन बॉडी पार्ट में। सर मेन बॉडी पार्ट में आपने लिखना है, जैसे नेचर एंड स्कोप लिखा ना, सो फॉलोइंग पॉइंट्स, फॉलोइंग पॉइंट्स शोइंग द नेचर ऑफ फलाना डिमका। ठीक है, अब आपने यहां पे यूज करनी है एक टेक्निक, बुलेट पॉइंट्स। बुलेट पॉइंट्स, गन पॉइंट्स भी बोलते हैं इसको, प्लस एक चीज और, जिसको क्या बोलते हैं सर, सबसे इंपॉर्टेंट टू द यूनिवर्सिटी, दैट इज फ्लो चार्ट्स। फ्लो चार्ट्स आपके यहाँ पे नहीं काम आते। अगर आपने प्रोफेशनल टीचर बनना है ना, तो फ्लो चार्ट आपके MA MSc प्लस BE.Ed तक काम आते हैं। प्लस आपने अगर एडुकेटर बनना है, आपने एक एडुकेटर बनना है, तब भी आपका ये काम आता है। ठीक है ना, तो आपने यहाँ पे चेपना शुरू कर देंगे। तो नेचर बताया, 1 पॉइंट लिखा, 2 से 3 लाइन्स, 2 पॉइंट लिखे, 2 से 3 लाइन्स, तीसरा पॉइंट लिखा, 2 से 3 लाइन। तो जो मेन है ना, यहाँ से नेचर पता लग रहा है, एक दो वर्ड होता है। ठीक है, एक दो वर्ड होता है जो कि मेन होता है, यहाँ से नेचर एक्चुअल में पता लग रहा है। ठीक है, उसको आपने अंडरलाइन करना है, और डार्क अंडरलाइन करना है। यहाँ पे भी एक दो वर्ड है, यहाँ से आपको मेन नेचर का पता लग रहा है, मेन नेचर का पता लग रहा है, वहां पे डार्क अंडरलाइन करना है।
पूरे पैराग्राफ को करोगे ना तो वो अच्छा नहीं लगेगा, प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं लगेगी। और एक फ्लो चार्ट जरूर बनाना है। टर्म लिखी, यूं यूं, इसको चलाया, इसके फर्दर तीन, इसको चलाया, इसके फर्दर तीन। इस तरह से फ्लो चार्ट से भी दिखाने की कोशिश आपको करनी है। ठीक है जी। तो ये आपका इंट्रोडक्शन पार्ट खत्म हो जाएगा। और ये इंट्रोडक्शन पार्ट आपका तकरीबन 400 वर्ड्स का बन जाएगा। ट्रस्ट योर टीचर, ठीक है। 400 वर्ड का ये बन गया, 70 वर्ड का वो बन गया, 470 वर्ड हो गए। 15 नंबर में चाहिए होते हैं आपके 550 से 600 वर्ड्स। अब आ गया आपका कंक्लूजन जो कि कंप्लीट कर देगा, आपके आंसर को कंप्लीट कर देगा, और 15 में से आपके 11 नंबर तो कंफर्म कर देगा। ठीक है, 11 नंबर तो आपके कंफर्म कर देगा। तो अब हम आते हैं कंक्लूजन पार्ट में। सर कंक्लूजन पार्ट का आंसर पता कैसे लिखना, मैं बताता हूँ। कंक्लूजन पार्ट का आंसर ये लिखना, जब आपने यहाँ पे मेन बॉडी खत्म की, यहाँ पे लिखा कंक्लूजन, ठीक है, यू बनाया। इधर नहीं लिखना आप कुछ भी। जब आप ये वाला साइन बनाते हैं ना, तो इसका मतलब आपने अब नीचे वाली लाइन में शुरू करना है, यहाँ से शुरू करना है। एक लाइन छोड़ी, यहाँ से शुरू किया। दस फलाना डिमका हैज दिस नेचर, दैट मीनिंग, एंड दिस इज द स्कोप of fulana dimka, therefore it is important for this and that। ठीक है ना। क्योंकि देखो टीचर का नेचर अलग होता है, एग्जामिनर का नेचर अलग होता है। मैं आपको सच्ची बताता हूँ ना, किसी की कोई गलती थोड़ी निकाल रहा हूँ मैं आपको बताता हूँ। बहुत सारी शीट्स होती है, ट्रैफिकिंग बहुत ज्यादा होती है। तो इसमें क्या होता है, कुछ टीचर का नेचर ऐसा होता है, ठीक है, कुछ टीचर्स का नेचर ऐसा होता है, उनका ध्यान सिर्फ फ्लो चार्ट पे जाता है। वो फ्लो चार्ट की टर्मिनोलॉजी देखते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे एक वर्ड बताया इसके बारे में, यहाँ ये दो वर्ड बताए, हाँ ये चीज सही है, मेरी नॉलेज में ये चीज सही है। फिर नीचे उसके 3 पॉइंट बताए, हाँ ये टर्म्स भी इस टॉपिक में है, इसकी बताई है ये टर्म्स भी इस टॉपिक में है। तो सर वो फ्लो चार्ट से खुश होकर आपको नंबर दे देगा। कुछ कुछ टीचर का नेचर कैसा होता है, मैं बताता हूँ आपको। इरेजर कहाँ है, इरेजर, हाँ। कुछ कुछ टीचर का नेचर कैसा होता है, मैं आपको बताता हूँ। वो क्या करेंगे, सिर्फ इंट्रो पार्ट देखेंगे, हाँ यार इंटर तो लड़के ने अच्छा प्रेजेंट किया हुआ है, ठीक है। फिर आगे फ्लो चार्ट भी होगा, वहां से भी कुछ। फिर वो क्या करेगा, कंक्लूजन पढ़ेगा, सिर्फ कंक्लूजन देखेगा, और उसको कंक्लूजन से आइडिया लग जाएगा कि नहीं भाई इस बंदे ने ना सही चीज छेपी हुई है। ठीक है, एक तो उसको ये पता कि पेपर प्रेजेंटेशन अच्छी है लड़के की, तो वहां से भी उसको आइडिया हो जाएगा। और दूसरा ना, वो वहां से उसको आइडिया लग जाएगा कि नहीं यार इसने नेचर भी बता दिया, स्कोप भी अच्छा बता दिया, मीनिंग भी अच्छा बता दिया हुआ है। तो हाँ यार इसने ना ऊपर भी पेपर प्रेजेंट अच्छा किया होगा, तो वो यहाँ से आपको आइडियल नंबर दे देगा। स्टैंडर्ड आइडियल नंबर 15 में से सर 12 हैं। आप बोलोगे आई एम टेकिंग 15 आउट ऑफ 15, दिस इज इम्पॉसिबल इन द यूनिवर्सिटी। यू आर फाइटिंग इन द प्रोफेशनल एग्जाम्स यार। हाउ कैन यू गेट दिस काइंड सिनेरियो ऑफ द मार्क्स, इट्स नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो इस तरह से होती है पेपर प्रेजेंटेशन। तो ये हमारा वो आ गया, पेपर प्रेजेंटेशन का क्लास आ गया। अब हमारे नोट्स, मैं कल या परसों नोट्स को अपना जो इंस्टाग्राम हैंडल है उस पर डाल दूंगा, और इंस्टाग्राम हैंडल का भी लिंक मैं आपको यूट्यूब की वीडियो पे ही प्रेजेंट कर दिया करूंगा। तो वहां पे मैं आपको एक पेपर की एक झलक, एक ग्लिम्पसेस दे दूंगा। उसके बाद आप मात्र 100 रुपए में किसी भी सब्जेक्ट के, मतलब कि अभी ये तो हमारे पास मेन सब्जेक्ट तो यही है, इंग्लिश है, पॉलिटिकल साइंस है, और सोशियोलॉजी है। ठीक है, उसके बाद साइकोलॉजी जेनरिक, साइकोलॉजी जेनरिक की अगर डिमांड होगी ना, तो प्लीज प्लीज मेरे को ना मैसेज कर देना यार। ठीक है, मेरे जो इंस्टाग्राम होगा वहां से आपको लिंक मिलेगा मेरे व्हाट्सएप पे, आप क्लिक करेंगे डायरेक्ट मेरे व्हाट्सएप पे पहुंचेंगे। वहां प्लीज मेरे को मैसेज डाल देना कि अगर आपको साइकोलॉजी जेनरिक चाहिए होगा, और कोई भी स्पेशल टॉपिक की क्लास होगी, तो प्लीज यार लेट मी नो। तो मैं आपकी हेल्प करूंगा थ्रू आउट। तो हाँ यार, एक चीज मैंने मिस कर दी, सॉरी। वो तो चलो यूनिवर्सिटी का नहीं है, वो तो आपको 11th 12th में भी सिखा दिया जाता है। लेकिन बहुत सारे बच्चे होते हैं यार जिनको इतना ज्यादा अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है, और जो बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो सीरियस कॉलेज में आके होते हैं। सर मार्जिन लाइन, शीट को ना 2-2 3-3 सेंटीमीटर छोड़ना है, ऐसे यूं साइड से। ठीक है, ये जरूर छोड़ना, कोशिश करना ऊपर भी बना दो आप,
कोशिश करना आप ऊपर भी बना दो। मेन तरीका तो यही है। ऐसा बॉक्स बना के लिखना चालू करना, ठीक है ना? बॉक्स बना के चालू करना, बहुत ज़्यादा टाइम होता है। तो आप इस तरह से करें ना, ऊपर बनाना हो तो ऊपर भी बना लेना। ओके? सो दिस इज़ दैट्स ऑल फॉर इट। और सब्सक्राइब करें अपने दोस्तों के साथ, शेयर करें मेरे भाई, ठीक है? ओके, थैंक यू।